बिल्किस बानो केस में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 11 आरोपी अब जेल की सलाखों के बाहर आ चुके हैं। देश जब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा था, उसी दिन 2002 के बिल्किस बानो केस के 11 गुनहगार खुली हवा में सांस लेने के लिए जेल से रिहा हो रहे थे। ये आजीवन कारावास के 11 आरोपी जब जेल से रिहा हुए तो बिल्किस बानो का 20 साल पुराना जख्म जैसे फिर हरा हो गया हो। इस मुद्दे पर पूरे देश और दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गुनाहगारों की रिहाई के खिलाफ अब मध्य प्रदेश से भी इंसाफ पसंद लोगों की आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित। आइए हम सीधे इस मामले में उन्हीं से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। अरुण दीक्षित जी, आपका प्रदेश जनवार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि मैंने ओपनिंग के दौरान बताया कि बिल्किस बानो केस जो कि 2002 में एक बहुत ही जघन्य हत्याकांड और गैंगरेप हुआ था, उनके 11 मुलजिम जो कि आजीवन कारावास की सज़ा पा चुके थे, अब राज्य सरकार ने एक अपनी पॉलिसी के तहत उन सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, ये हमारे लोकतंत्र का सबसे दुखद पहलू है, क्योंकि जिस सरकार ने उन्हें छोड़ा है वो ये कह रही है कि ये तो कानून का हिस्सा है और ऐसा होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसे जघन्य अपराधी पहली बार जेल से छोड़े गए हैं। और वो जो सबसे बुरी बात यह है कि जिस दिन ये लोग छोड़े गए और इनका हीरो की तरह स्वागत हुआ जेल के बाहर, उस दिन इस देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये कह रहे थे कि देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मुझे ये कहने में बहुत गर्व लगता है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है, लेकिन उसी वक्त शर्म भी आती है कि जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है, उस वक्त उसी के राज्य से, गृह राज्य के, जहां वो बरसों मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 11 आरोपी छोड़े जा रहे हैं जिनको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, वृद्ध महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, छोटी बच्ची की हत्या, पटक के हत्या, और जो तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 आरोपियों की हत्या हुई इसमें, नहीं, पूरा मतलब ये तो महिलाओं का जो है ना, छोटी बच्ची, बुजुर्ग महिला, गर्भवती महिला, ये इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता। इस देश की जनता चाहे कितना भी धार्मिक उन्माद हो जाए, आज भाजपा के नेताओं के भी ये बयान आए हैं कि हम इसे पसंद नहीं करते। खुशबू सुंदर साउथ में भाजपा की नेता हैं, वो बिल्किस बानो के साथ खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की आड़ ली गई है, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने राज्य सरकार से कहा था कि आपके यहाँ जो प्रक्रिया है उसके अनुसार काम करिए, छोड़ने का आदेश नहीं था। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर से राज्य सरकार, गुजरात सरकार से जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है कि कैसे, क्या प्रक्रिया अपनाई गई। जब हम पीछे चलें, जब ये हुआ था, बड़ा घृणित और बड़ी शर्मनाक बात है कि पड़ोस में रहने वाले लोग ऐसा करें, और वो भी जब वो छोड़े गए तो उनके लिए तर्क ये है कि वो ब्राह्मण हैं, उनका पहला गुनाह था। ये ऐसा गुनाह था कि इसके बाद कोई दूसरा गुनाह, इससे बड़ा गुनाह नहीं होता है, ये आखिरी गुनाह है। गर्भवती महिला के साथ बलात्कार, छोटी बच्ची को पत्थर पे पटक के मारना, और वृद्ध, सामूहिक, एक दो नहीं। और वो लोग जब छोड़े गए तो वो जेल के बाहर उनका बाकायदा ऐसे सम्मान हो रहा है जैसे कि वो कारगिल का युद्ध जीत के आ रहे हैं। ये सबसे शर्मनाक है। और इसमें आज तक और शर्मनाक बात यह है कि आज तक देश के मुखिया की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान मेरे दिल में है, लेकिन उसी दिन बिल्किस बानो के ये 11 आरोपी छोड़े जा रहे थे। तो ये क्या मुखौटा जो है कुछ और है और कहनी और कथनी में कुछ फ़र्क नज़र आ? ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि जब वो जो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका होता बिल्कुल उल्टा होता है। अब आप देखिए, आप सुबह लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए इतनी अच्छी बात कहते हैं जिस पे पूरे देश का मीडिया चर्चा करता है, लोग चर्चा करते हैं, और ठीक उसकी थोड़ी देर बाद गुजरात की जेल के बाहर 11 लोग खड़े हैं, उनको बाकायदा फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको मिठाई खिलाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। और वो गुनहगार हैं जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसका कोई
उदाहरण नहीं है, जिसका कोई मैच नहीं है, तुलना नहीं की जा सकती। उसके बाद 15 अगस्त की सुबह से लेकर आज 26 अगस्त हो चुकी है, आज तक प्रधानमंत्री एक शब्द इस बारे में नहीं बोले हैं। पूरे देश में उबाल है, सैकड़ों की तादाद में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपनी सफाई दी कि मैंने आदेश नहीं दिया है। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत राज्य सरकार को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं था कि उन्हें छोड़ दिया जाए। अब राज्य सरकार ने कौन सी प्रक्रिया और किस तरह अपनाई, इसके लिए जवाब तलब किया है। अब राज्य सरकार की जो कमेटी बनाई गई थी, जो एक तरीका है जिसका उदाहरण पूरे देश में वो लोग दे रहे हैं कि साहब ये तो कानून के तहत हुआ है, कोई नई बात नहीं है। उस कमेटी में वही लोग थे जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े थे, जिनसे जुड़े हुए लोगों पर ये आरोप है। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे देश में गंगा जमुनी संस्कृति आज भी है। इतनी घृणा और नफरत फैलाए जाने के बाद भी, आज भी मैं कहता हूं कि आज भी है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद जो नया घृणा का बीज पनपेगा, उसका खामियाजा हमारी आने वाली कई पुश्तें भरेंगी। और इसका एहसास उन लोगों को नहीं है जो देश पर शासन कर रहे हैं, या उन लोगों को नहीं है जो लगातार इसको लेकर के गलत बयान दे रहे हैं। अच्छा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी कई पॉलिसियों के तहत कई बंदी पहले भी छूटे हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत उन बंदियों को छोड़ा जाना और उसके बाद उनका सम्मान किया जाना, इसके पीछे क्या आप देखते हैं? नहीं, ये दरअसल यही तो बात है। इससे पहले याद करिए आप, जो गुजरात के दंगे हुए थे, जब माननीय प्रधानमंत्री उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय के ज़्यादातर आरोपी किसी न किसी कारण के बस जेल से बाहर हैं। ये एक दरअसल मैसेज देने की कोशिश है। मुझे जो लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि राज्य में चुनाव होना है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है, जिसको लेकर के ये लोग शासन कर रहे हैं, जो इनके शासन का मूल आधार है, उसको ज़्यादा और गहरा करने के लिए गुजरात में, ताकि विभाजन हो और फिर से बहुलता तो नॉन मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमान वो खुद कहते हैं 20% है। तो ऐसे जब विभाजक रेखा खिंचेगी और लोग एकजुट होंगे तो फायदा किसको होगा? कांग्रेस को नहीं होना है, आम आदमी पार्टी को भी नहीं होना है। इसका फायदा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होना है। एक खास पॉलिसी के तहत इन आरोपियों को छोड़ना और उनका सम्मान करना, ये एक खास तरह का कोई उनका पैटर्न, ये मैसेज है, ये मैसेज है सोसाइटी कि भाजपा में रहते हुए आप किसी भी अपराध से जो है, उसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ है या हम जिसके साथ किसी भी अपराध से वाबस्ता हैं, आप जो है हमारी वाशिंग मशीन में आप अगर आके एक बार धुल जाते हैं तो आप पाक हो जाते हैं। आप कितने भी बड़े अपराधी हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं तो आपके 100 खून माफ है। भाई, इससे पहले माया कोडनानी कितना बड़ा आरोप था, लेकिन वो भी बाहर है। ऐसे गुजरात दंगों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग अब जेलों से बाहर हैं, लेकिन गुजरात दंगों की बात उठाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ जेल के भीतर है, और उनको भी ऐसे आरोप में जेल में डाला गया है जिससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। एक झटके में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और एक झटके में मुकदमा दर्ज होता है और 24 घंटे में अरेस्ट हो जाती है। सवाल ये कि वो मशीनरी जो इतनी जल्दी काम करती है, वो ऐसे मुद्दों पर जहाँ अल्पसंख्यक हित जुड़ते हैं, ऐसे मुद्दों पर उसकी स्पीड क्यों कम हो जाती है? और मेरा ये कहना है, मैं 40 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में रह के काम किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हर तरफ देखिए आप, एक तरफ देश का मुखिया जो सुबह ये कहता है कि महिलाओं के सम्मान के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, हमारे मन में सम्मान है, हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, वो एक महिला के बलात्कारियों को सम्मान के साथ छोड़े जाने और उसका प्रदर्शन किए जाने पर आज तक एक शब्द नहीं बोला है। उनका राज्य सरकार का कहना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनाई और फिर हमने उन आरोपियों को छोड़ा। वही सुप्रीम कोर्ट ने कल यही कहा है कि हमने आदेश नहीं दिया था, हमने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास ये आया कि इन्होंने 15 साल जेल में काट लिए हैं, इनकी रिहाई पर विचार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका है कि भाई राज्य सरकार का अगर कोई नियम है तो उस नियम के तहत राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो राज्य सरकार ने किया है उसमें भाजपा के विधायक को मेंबर बनाया। जो लोग उस कमेटी में थे जिन्होंने ये फैसला करना था, वो एक दल विशेष, एक विचारधारा विशेष के थे। अगर यही कमेटी सेकुलर पॉइंट ऑफ जो देश का मूल आधार है उस हिसाब से होती, इसमें हर वर्ग के लोग होते, तो फैसला
क्या होता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक पक्षी एक तरफ के लोग हैं, मतलब उसका सदस्य कमेटी का एक विधायक है भाजपा का जो ये कहता है कि आरोपी ब्राह्मण हैं, वो अच्छे लोग हैं, उनके संस्कार ठीक हैं इसलिए उन्हें, तो ये कोई तर्क नहीं है। मैं भी जन्मना ब्राह्मण हूँ और कुलीन कानून कुछ ब्राह्मण हूँ। अगर मैं किसी के साथ बलात्कार करूँ, हत्या कर दूँ, सामूहिक हत्या कर दूँ, तो मुझे इस आधार पर माफ़ी मिलेगी क्या कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ, मेरे अच्छे संस्कार हैं, मैंने आज तक कभी कोई अपराध नहीं किया है। कह रहा हूँ ना कि ये कौन से संस्कार, ये नई चीज़ें हैं। इस देश का कोई भी आदमी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिया हो, कोई इन संस्कारों को नहीं मानता। और यही वजह है संस्कार की परिभाषा तो नहीं बदल रही है। नहीं, ये तो इनकी परिभाषा है, ये इनके संस्कार हैं। अगर इससे बढ़िया बात क्या होगी कि प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते हुए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनकी सरकार महिला के घृणित आरोपियों को बरी कर देती है और उसके बाद आज तक प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले हैं, ना उन भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं बोला है। वो विधायक जो मेंबर था उस कमेटी का, उसने जरूर अपना तर्क दे दिया। इससे हास्यास्पद और शर्मनाक तर्क भी कोई नहीं हो सकता। चाहे कोई भी हो, ऐसे अपराधों के साथ इस देश की जनता नहीं खड़ी होगी, ये इनकी कोशिश है और इन्होंने किया है। लेकिन लगातार ऐसी कोशिशों में वो सफल भी होते चले जा रहे हैं। क्या वजह? ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग खांचों में बढ़ जाते हैं। सबसे बुरा जो है वो है हिंदू और मुसलमान हो जाना, और इसी वजह से इनको ये मौका मिला है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां 80-20 का फार्मूला कहा गया, ये जो फैब्रिक है हमारे समाज का, जो ताना बाना है, उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, जिसको हम गंगा जमनी संस्कृति कहते थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ। मैं आज आपको एक व्यक्तिगत बात बताता हूं कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश के, उसमें जो हमारे कुल देवता की पूजा होती है, उसी के साथ पीर साहब की पूजा होती है। जबकि मेरे गांव में कोई मुसलमान नहीं रहता, एक परिवार रहता था, वो जो लाए थे वो भी अब उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई, एक वृद्ध महिला बची है। तो सदियों से चली आ रही है, जब से देश है, जब से इसे कहीं ना कहीं खत्म करने की एक साजिश, एक कोशिश, बिल्कुल साफ कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल साफ है, क्योंकि वही इनके सत्ता का आधार है। अगर ये 80-20 का खेल नहीं खेलेंगे तो ये सत्ता में नहीं रह पाएंगे। और दुर्भाग्य ये है कि वो 80% में वो जो हैं, वो ये 30% इनके साथ नहीं है। आंकड़े अगर देखें आप वोटिंग के, पर बहुमत हो जाता है। यही हमारे प्रजातंत्र की खूबी है कि अगर आप 100 वोट पे से 40 वोट पड़े और जिसने 15 पाए वो ज़्यादा हैं, तो 25 वाले सब मिलके हार जाएंगे, 15 वाला जीत जाएगा। और ये इनकी यूएसपी, ये इनका फार्मूला है। इसी की वजह से ये शासन कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा जरूरी है इस समाज के दोनों वर्गों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हों और बहुसंख्यक हों। मुझे लगता है बहुसंख्यक की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़े भाई की तरह उनको सबको साथ लेना, लोगों को विश्वास दिलाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे ही हिस्से हो, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। होता क्या है कि आज की तारीख में छोटी छोटी घटनाओं को, मान लीजिए एक लड़का पकड़ा गया और उसने टेररिज्म से जुड़ी कोई हरकत की है, तो उसके साथ पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का खेल हर लेवल पे शुरू हो जाता है। और दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश का बहुसंख्यक मीडिया भी इसमें शामिल हो जाता है। इसलिए जब हम बात करते हैं तो हमको ये उम्मीद तब कम हो जाती है कि जिनको ये मैसेज देना है, वो जब अपने स्टूडियो में एक दाढ़ी वाले को, एक तिलक वाले को बैठा के, बिल्कुल मैं शब्द माफ़ी के साथ इस्तेमाल करूंगा कि कुत्तों की तरह लड़ाते हैं, तब क्या मैसेज जाने वाला है। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न पहले रही है और ना आगे और क्या होगा वो अभी कह नहीं सकता। ये एक साजिश के तहत किसी भी मामले को, छोटा मामला एक उछाला जाता है और उसके बाद जो है एक मौलाना और 4 जो है अलग टाइप के लोग, 1-2 राजनीतिक लोग वहाँ बिठाकर और उस पर चर्चा की जाती है। बल्कि जबकि मुद्दे कई और हैं, मुद्दे कुछ और हैं देश के, बातें कुछ और हैं देश की, परेशानियां कुछ और हैं देश की, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ इस बात पर चर्चा होती है कि कितना हिंदू मुसलमान और कौन सा चैनल किस तरह कर सकता है। यही पूरी स्थिति है कि मीडिया को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मीडिया को इस तरह डिवाइड किया गया और इस तरह दबाया गया है कि मीडिया भी 80-20 में हो गया है।
मीडिया के साथ, मीडिया में तो 20 भी नहीं है, मतलब 90-10 हो गया है वो। मुझे नहीं लगता है कि एकमात्र एक चैनल था, उसको भी बैकडोर से उस पर कब्जे की कोशिश हो गई है और तैयारी थोड़े दिन में हो जाएगा। इससे पहले अलग अलग, अगर आप देखें मीडिया का जो अभी का इतिहास है, कि जो वेबसाइट्स, जो चैनल, जो अखबार सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो सच बोल रहे थे, विरोध नहीं, सच बोलना विरोध नहीं होता है, उनको सबको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। आखिरी एक चैनल था, उसकी भी तैयारी हो गई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मीडिया ही नहीं दिखाएगा, लोगों को पता ही वही लगेगा जो सरकार चाहती है, तो फिर तो हमारे देश का ऊपर वाला ही मालिक है। आप हमेशा इस देश के जिम्मेदारों के खिलाफ सच्चाई की बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता कि आप ऐसे मैं जिम्मेदार की बात नहीं, सत्ताधारियों के खिलाफ आप मैं वही कहने जा रहा था कि हमारा जो, हमने जब जर्नलिज्म शुरू की थी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में आज से 40 साल पहले आया था, तो हमारे एडिटर थे राजेंद्र माथुर जी, जो देश में उनका कोई सानी नहीं था, और कार्यकारी संपादक थे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। तब हमें ये सिखाया गया कि जो सत्ता पर है, जो सामने है, जो रूल कर रहा है, जो सिंहासन पे बैठा है, उसी पर सवाल उठाना है, उसी से सवाल करना है। जिसके हाथ में सत्ता है उससे पूछा जाना है कि सही और गलत क्या है, उसी की बात करनी है। अगर सत्ता में बैठे लोग गलत कर रहे हैं तो मीडिया का काम ही यही था कि आईना दिखाए। पत्रकार के नाते मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मेरा किसी से कोई, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हम कांग्रेस पे सवाल उठाते थे, लेकिन कांग्रेस ने या अन्य दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी को मैंने कवर किया है और कभी किसी ने व्यक्तिगत तौर पर उसको नहीं लिया कि जब हम उनसे सवाल कर रहे थे, जब हम सवाल करते थे तो मायावती से सवाल नहीं होता, तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार से सवाल होता था, मुलायम सिंह से नहीं होता था, मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार से सवाल होता था। जब मैं यहाँ था, दिग्विजय सिंह की सरकार 10 साल थी लगातार, लेकिन कभी भी इन नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर अरुण दीक्षित को दुश्मन नहीं माना या विरोधी नहीं कहा, कांग्रेसी नहीं कहा या भाजपा ही नहीं कहा या और दूसरे दलों में। लेकिन आज की तारीख का दुर्भाग्य है कि अगर आप सही बात पूछ लो तो आप दुश्मन हो। फिर उसी मुद्दे पर आता हूं मैं कि ये जो 11 गुनहगार आरोपी रिहा हुए हैं, क्या ये वापस जाना चाहिए? नहीं, ये देखिए, मुझे लगता है कि जिस कानून की आड़ ली गई है और जिस तरह की कमेटी बनाई गई है, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया है, तो उसके बाद ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि इतने जघन्य अपराध के आरोपी सजा याफ्ता उनको छोड़ दिया जाए और जैसे उनका सम्मान किया जाए। उनको कानून के हिसाब से जो सज़ा मिली है वो उनकी सज़ा उन्हें पूरी करनी चाहिए, उनको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, उतनी सज़ा दी जानी चाहिए। छोड़ने का कोई औचित्य ऐसे अपराधियों को नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए अरुण दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अरुण दीक्षित जी, जो कि बिल्किस बानो केस के 11 आरोपी जो हाल ही में छोड़े गए हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो मामला है वो पूरा बहुत ही संगीन है और गलत तरीके से इन आरोपियों को छोड़ा गया है। इन्हें दोबारा जेल की सलाखों के पीछे ही जाना चाहिए।